डेली करंट न्यूज़ में अभी की खबर है ग्लोबल वार्मिंग का नया खतरा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारे चर्चा के बिंदु क्या होंगे। सबसे पहले हम जानेंगे चर्चा में क्यों है, पिघलते ग्लेशियरों और ज्वालामुखी विस्फोटों पर अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या है, ज्वालामुखी विस्फोटों के जलवायु प्रभाव, और अंत में जानेंगे ग्लेशियरों के बारे में और आपके लिए होगा एक अभ्यास प्रश्न। तो आइए सबसे पहले जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में 2025 गोल्डस्मिथ सम्मेलन प्राग में प्रस्तुत एक अध्ययन ने ग्लेशियरों के पिघलने और ज्वालामुखी विस्फोटों में वृद्धि के बीच संभावित संबंध को उजागर किया है। यह अध्ययन विशेष रूप से पश्चिमी अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां बर्फ की मोटी चादर के नीचे सैकड़ों ज्वालामुखी छिपे हैं। वहीं इस अध्ययन में ज्वालामुखी परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से ज्वालामुखी गतिविधियों के बढ़ने की आशंका जताई गई है। आइए जानते हैं पिघलते ग्लेशियरों और ज्वालामुखी विस्फोटों पर अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं। उप हिमनद ज्वालामुखी ये वे ज्वालामुखी हैं जो ग्लेशियरों या बर्फ की चादरों के नीचे स्थित होते हैं और ये आइसलैंड, ब्रिटिश कोलंबिया, अंटार्कटिका आदि में पाए जाते हैं। बता दें कि बर्फ की चादरें ज्वालामुखियों के मैग्मा कक्षों पर दबाव डालती हैं, जिससे विस्फोट रुक जाता है, और जब बर्फ पिघलती है तो दबाव कम होता है, जिससे विस्फोट की संभावना बढ़ जाती है। वहीं बर्फ के हटने से भूमिगत गैसों और मैग्मा का विस्तार होता है, जिससे विस्फोटक गतिविधि ट्रिगर हो सकती है। गौरतलब है कि पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे लगभग 100 ज्वालामुखी हैं, जो ग्लेशियरों के पिघलने से सबसे अधिक जोखिम में हैं। वहीं अन्य संवेदनशील क्षेत्र उत्तरी अमेरिका, न्यूजीलैंड, रूस आदि हैं। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होकर वर्षा भूमिगत रूप से रिस सकती है और मैग्मा प्रणालियों के साथ क्रिया कर सकती है, जिससे संभावित रूप से विस्फोट हो सकता है। आइए अब जानते हैं ज्वालामुखी विस्फोटों के जलवायु प्रभावों के बारे में। ज्वालामुखी विस्फोट के राख और सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर पृथ्वी को अस्थायी रूप से ठंडा कर सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड समताप मंडल में पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड एरोसोल बनाता है, जो सौर विकिरण को परावर्तित करता है। उदाहरण के लिए 1991 में माउंट पिनाटुबो विस्फोट ने उत्तरी गोलार्ध को लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया। बता दें कि बार बार होने वाले विस्फोटों से CO2 और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ सकता है। आइए जानते हैं ग्लेशियर हिमनद के बारे में। यह बर्फ की सघन परतों से निर्मित बर्फ का एक बड़ा धीमी गति से गति करने वाला पिंड है। इसके निर्माण में समय के साथ बर्फ जमा होती है, फिर इनमें संपीड़ित होती है और फिर घने हिमनद बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 1 शताब्दी से अधिक समय लग सकता है। पुरानी हिमनद बर्फ नीली या फिरोजा दिखाई देती है, क्योंकि यह प्रकाश स्पेक्ट्रम के अन्य सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और केवल नीले रंग का प्रकीर्णन करती है। वहीं इसकी सघन क्रिस्टलीय संरचना सामान्य फ्रीजर बर्फ की ढीली संरचना के विपरीत इस प्रभाव को बढ़ाती है। बता दें कि यदि सभी ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पिघल जाएं, तो वैश्विक समुद्र स्तर 195 फीट यानी 60 मीटर से अधिक बढ़ जाएगा। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। ग्लेशियरों यानी हिमनद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह बर्फ की सघन परतों से निर्मित बर्फ का एक बड़ा धीमी गति से गति करने वाला पिंड है। दूसरा, पुरानी हिमनद बर्फ नीली या फिरोजा दिखाई देती है और हिमनद बर्फ के प्रकाश के केवल नीले स्पेक्ट्रम को परावर्तित करती है, जिससे इसका रंग नीला दिखता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।